ठीक है, बता दिया करो भाई रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि अगर किसी को बैकअप की जरूरत पड़ती है तो बाद में मिलती नहीं है, जैसा पिछली क्लास में हुआ था। चलो, तो फिर शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करेंगे आज। ठीक है, अच्छा टॉपिक है और बेसिक्स के लिए, किसी भी एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है। बट इसको समझने वाली बात है भाई, देखो अगर रटने की तरीके से करोगे तो ये सिर्फ यही है, ए इज टू बी। ठीक है, पूरा चैप्टर ही बस ये है। बट सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है, समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि अगर हम बात करें भाई व्हाट इज रेशियो, तो जल्दी से मुझे अपने आइडियाज बता दीजिए कि व्हाट इज रेशियो, मतलब रेशियो से आप समझते क्या है, क्या होता है रेशियो, सब थोड़ा थोड़ा आइडिया देंगे। ठीक है, बता दो। चैट वॉइस आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तुम लोगों को क्लास का याद है मतलब। हम्म, रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है, एग्जैक्टली रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स तो नहीं बोलेंगे, हाँ कंपैरिजन बोल सकते हैं। शिवानी बिटवीन टू अमाउंट्स, ठीक है। रिलेशन, रिलेशन की जगह हम कंपैरिजन वर्ड ज्यादा अच्छा सूटेबल रहेगा इधर। ठीक है, रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, रिलेशन तो ये भी होता है, ए प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। रिलेशन तो रिलेशन है ना। अगर रिलेशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे रिलेशंस को हम सेम नाम थोड़ी ना दे सकते। तो रेशियो रिलेशन है, बट कौन सा रिलेशन। ठीक है, तो ये कंपैरिजन वाला रिलेशन है। ठीक है, प्रपोर्शन एक अलग चीज है शिवांगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बस यही देखना था। देखो, रेशियो का जो मेन काम है दैट इज कंपेयर वैल्यूज। रेशियो करता है कंपेयर वैल्यूज को। ठीक है, मतलब जो रेशियो का जो बेसिक ऑपरेशन है, जो बेसिक काम है, वो है बस कंपेयर करना। ठीक है, राइट। अब जैसे कि मेरे पास ए रेशियो बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो ए को बी से और बी को ए से कंपेयर कर रहा है, और यहाँ पे वैल्यू दे दी 1:2। मतलब वो ये कह रहा है कि ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो बी की वैल्यू 2 रहेगी। ठीक है, अब ये कंपैरिजन, ये रेशियो, अब देखो काम भी तो वहीं पे आता है। मैं अगर, अब ये काम कहाँ कहाँ आएगा, कंपैरिजन वर्ड आ गया। कंपैरिजन क्या होता है कि दो वैल्यूज को उनकी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं उन पे बेस्ड उनको कंपेयर करना। ठीक है, जैसे कि आपके मार्क्स का कंपैरिजन होता था आप लोगों के साथ, कि भाई उसकी 85% है, तुम्हारे 80% है, उसके 65% है, तुम्हारे 50% है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो वही कंपैरिजन यहाँ पे आ रहा है। अब उस कंपैरिजन को मुझे, मान लो, या बड़ी वैल्यूज में याद नहीं रखना। ठीक है, मान लो आपके फादर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, फादर की प्रॉपर्टी है, और वो आप, आपके जितने भी सिबलिंग्स हो उनमें डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई वो सारी प्रॉपर्टी को इकट्ठा करें, जो अपनी जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी है एक एक रुपए को इकट्ठा करें और उसको एग्जैक्टली आपको एक एक करके डिवाइड करके बांट दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो एक अपनी विल बना देंगे कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है जितनी भी होगी एंड में सब आप मिला के काउंट कर लेना, और जो भी मेरी प्रॉपर्टी रहेगी उसका इक्वल इक्वल सब में डिवाइड कर देना। इक्वल का मतलब क्या है भाई, 1:, सॉरी, 1:1:1, दैट इज इक्वल रेशियो। ठीक है, कि मतलब इक्वल रेशियो में सबको डिवाइड कर देना। तो वो अब जो भी रहेगा, जिसका भी नाम लिख जाएंगे वहां पे, उसके बीच में वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी, चाहे वो प्रॉपर्टी कितनी भी निकले बाद में। उसको हमें वहां पे काउंट करने की, विल में मुझे वो काउंट करने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअल में कितना अमाउंट है। ठीक है, या फिर कोई बोलेगा मेरे अकाउंट में जितना पैसा है आधा आधा बांट दो, या फिर एक को आधा दे दो, और या फिर एक को दो हिस्से दे दो, एक को एक हिस्सा दे दो, अगर मुझे कुछ दूसरा रेशियो करना है। ठीक है, या फिर बोलेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा डोनेट कर देना, बाकी का जो एक हिस्सा बचेगा उसको बराबर बराबर दो लोगों में बांट देना। ठीक है, तो ये हो गया डिवीजन। क्लियर हुआ। तो जो रेशियो काम आएगा आपको डिवीजन में काम आएगा, तो आप याद रखना मैथ में डिवीजन का काम। अब कंपैरिजन, क्योंकि जहां पे भी आपने दो वैल्यूज को कंपेयर किया, चाहे आपने दो पर्सन को भी कंपेयर कर दिया, ठीक है, एक आप, दो आपके दोस्त हैं और आपने उनके बीच में कंपैरिजन कर दिया, तो मतलब आपने उनको डिवाइड कर दिया। आपके दो भाई हैं, आपने अगर उनके बीच में कंपेयर किया,
मतलब उनके बीच में डिवीजन, एक अच्छा हो जाएगा एक बुरा हो जाएगा, या फिर दोनों अच्छे होंगे या दोनों बुरे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें वहां पे मैटर करेंगी, मतलब कंपैरिजन मतलब डिवीजन, क्योंकि जब तक हमें डिवीजन नहीं करना होगा तो हम कंपेयर करेंगे ही नहीं। समझ गए? अगर मुझे मेरे दो भाइयों में कंपैरिजन डिवीजन नहीं करना है तो मैं कंपैरिजन करूंगा ही नहीं, मेरे लिए तो दोनों सेम है। ठीक है, तो जब भी कभी मैथ में कहीं पे भी डिवीजन की, डिवाइड करने की बात आएगी, वहां पे आपका रेशियो यूज होगा। आंख बंद करके वहां पे उस क्वेश्चन में आप रेशियो लगा लेना, क्योंकि बिना रेशियो के वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो डिवीजन जहां पे भी होगा वहां रेशियो काम आएगा। तो क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी मतलब वो बोल दे एक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट बताओ, तो डेफिनेटली आप देख लेना कहीं ना कहीं आपको डिवीजन करना पड़ेगा। और डिवीजन किसके थ्रू होगा? रेशियो के। रेशियो कहाँ से मिलेगा? कंपैरिजन से। तो बस उस क्वेश्चन में ये देख लेना कि कंपैरिजन कहाँ पे और किस चीज का दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आप कर देना, आपको आंसर अपना अपने आप सॉल्व होकर मिल जाएगा आगे। ज्यादा समझने और उसको दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रपोर्शन क्या करता है? प्रपोर्शन करता है रेशियोज को कंपेयर। ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज को कंपेयर करता है। इसको हम पूरा बाद में देखेंगे, बस अभी फिलहाल इतना ही देख लो कि जो रेशियो है वो कंपेयर करता है दो जो सॉरी जो प्रपोर्शन है वो करता है कंपेयर दो डिफरेंट रेशियोज को, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, नथिंग बट कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर यूनिट क्वांटिटी। अब देखो कंपैरिजन के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि कंपैरिजन हमेशा सेम क्वांटिटी की चीजों में होता है। सेम क्वांटिटी मतलब या सेम यूनिट मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे मार्क्स का कंपैरिजन करना है तो हम सेम क्लास के मार्क्स का कंपैरिजन करेंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि फर्स्ट क्लास के बच्चे के मार्क्स और 10th क्लास के बच्चे के मार्क्स का कंपैरिजन कर दें, पॉसिबल ही नहीं, उनका कोई मतलब ही नहीं बनता। या फिर एक पर्सन का कंपैरिजन आप एक प्लेन से नहीं कर सकते। ठीक है, एक मेल का कंपैरिजन एक फीमेल से नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं, मेल और फीमेल की कोई भी यूनिट सेम नहीं है, दोनों ही एक यूनिक आइडेंटिटी है, मेल और फीमेल। बट हाँ, मेल की हाइट फीमेल की हाइट, मेल के हेयर फीमेल की हेयर, मेल का कलर फीमेल का कलर, इनके अदर यूनिट्स की कंपैरिजन हो सकती है क्योंकि वो दोनों के पास सेम। ठीक है, तो यूनिट सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? सबको समझ में आया व्हाट इज रेशियो, कहाँ क्यों कैसे यूज होता है, क्या पर्पस है इसका पढ़ने का? ठीक है, ओके, इंटरेक्ट करते रहो भाई, सोना नहीं है क्लास में। ठीक है, चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, कुछ ये प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, कोई भी अगर बेसिक चैप्टर आपका होगा तो वो कुछ ना कुछ आपकी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, राइट? तो द वैल्यू ऑफ द रेशियो, ये कहाँ से आ गया? रेशियो डज नॉट चेंज इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाइड बाय सेम क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका क्या कहने का मतलब? ठीक है, वो कह रहा है अगर मेरे पास कोई रेशियो है ए इज टू बी, अच्छा रेशियो को डिनोट किससे करते हैं? रेशियो को डिनोट करते हैं ए इज टू बी से, इसको हम ए बाय बी भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई रेशियो, मैं इसको ए बाई बी लिख सकता हूँ। वो कह रहा है कि अगर रेशियो के, अब ये न्यूमरेटर हो गया ये डिनोमिनेटर हो गया, वो कह रहा है कि अगर मल्टीप्लाई कर दें सेम वैल्यू से तो हमारे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो की पे, तो ये बिल्कुल बात सही है। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी कि कभी भी किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें किसी रेशियो को ऊपर नीचे सेम वैल्यू से, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो हमारा रेशियो चेंज नहीं होगा, मतलब हम ये कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डू इट इजीली। बट ये ध्यान रखना कि अगर एक में नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। रूल ये है कि हमारा रेशियो जो उसने दे दिया दैट कैन नेवर बी चेंज, जब तक कि वो ना बोले। ठीक है, तो कोई भी कैलकुलेशन करते समय इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज हम आगे यूज करेंगे। क्लियर? कि मान लो हमें ए रेशियो बी कुछ दिया हुआ है, मान लो मुझे ए को चेंज करके कुछ और बनाना है, तो मैं ए में किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा। बस ये ध्यान रखना कि जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें तुम्हें अपने आप ही करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। क्लियर? दूसरा, वैल्यू ऑफ रेशियो डज नॉट चेंज इफ न्यूमरेटर इज नॉट डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी। यही चीज डिवीजन के लिए भी अप्लाई होती है कि ए बाई बी मेरे पास कोई रेशियो है ना, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं एक्स से और इसको डिवाइड कर दूं एक्स से, तो मेरे रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए बाई एक्स अपॉन बी बाई एक्स। ठीक है, तो बाद में एक्स से एक्स कट जाएगा, तो आपको फिर से ए बाई बी मिल जाएगा। मतलब डिवीजन से भी हमारे रेशियो पे, डिवीजन है क्या? इनवर्स का मल्टीप्लाई।
ठीक है, तो इससे भी आपकी जो रेशियो की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, मतलब मल्टीप्लाई डिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ इंटीजर। अब इसका क्या मतलब है भाई? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कभी कभी आपको रेशियो फ्रैक्शन में दिए होते हैं, जैसे कि ए रेशियो बी आपको दे दिया 2/5 रेशियो 1/7, तो आप रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रैक्शन से कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी जब तक कि ये इंटीजर में ना हो। हम बता ही नहीं सकते कि स्मॉलर पार्ट कौन सा है, लार्जर पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। अब इंटीजर में चेंज करने का जो बेसिक लॉ तो यही है कि आप क्या करो, इनका ले लो एलसीएम, जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं उनका ले लो एलसीएम, और पूरे उसको मल्टीप्लाई कर दो रेशियो को इनके एलसीएम से, दोनों रेशियोज। अब एलसीएम क्या आएगा 5/7 का, दैट इज 35। तो 35 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 5, है ना, क्योंकि 35 से 7 से कट जाएगा, इधर 5 से कट जाएगा। तो आपका इंटीजर में ए रेशियो भी चेंज होके बन गया 14/5। अब यहाँ पे ये चीज अगर हमें डायरेक्ट करनी है, अगर आपके पास दो वैल्यूज दे रखी है तो इस चीज को मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो ये 14 हो जाएगा और ये 5। ठीक है, तो दो वैल्यूज में तो हो जाता है, बट अगर यहीं पे तीन वैल्यूज होती 1/2, 1/3, 1/4, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपको आती प्रॉब्लम। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6/5, 7/4, ठीक है, या फिर कभी कभी कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा, लाइक यहाँ पे दे दिया 12/4 या समथिंग, कुछ ऐसी वैल्यू लो जिससे वो कट जाए। ठीक है, दो बार, मतलब कुछ कॉमन भी हो सकता है आ जाए आपको। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे दिया होता 7/4, तब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 24/35। ठीक है, देख लेना यहाँ अगर कुछ कॉमन आए तो कॉमन निकाल के उसमें से आप वापस निकाल देना, मतलब अगर यहाँ पे इन दोनों रेशियोज पे कोई फैक्टर भी हो रहा है, क्योंकि रेशियो क्या होती है, ये हमारी सबसे लीस्ट सॉल्व्ड फ्रैक्शन होता है, कि उसके बाद वो फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि ये फ्रैक्शन अगर सॉल्व हो रहा हो तो उसे सॉल्व कर देना, मतलब उसमें से कॉमन लेके बाहर निकाल देना। क्लियर? अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या है कि भाई अगर जब तीन दिए हों, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे का ले लो एलसीएम, कितना आ गया 12। ठीक है, अब जिनको एलसीएम लेना नहीं आता है वो थोड़ा सा कहीं से ट्राई कर लेना कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ाने की जरूरत नहीं है उस चीज में। ठीक है, आई होप इतना सबको आता होगा, मल्टीप्लाई कर दो सबका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे रेशियो को, तो 12 से किया तो ये 12/2 हो गया रेशियो, 12/3 होगा रेशियो, 12/4। अब इसको ब्रेक कर देंगे हम, 6, 4 और 3, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका इंटीजर में, मतलब तीन फ्रैक्शंस का रेशियो था वो भी हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हुआ। दूसरी वैल्यू के कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन में भी दे देता है, 2/1/3 रेशियो 3/1/5, कुछ ऐसे दे दिया। तो पहले से बनाओ भाई नॉर्मल फ्रैक्शन, 6 और एक 7/3, 15 और एक 16/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 35 रेशियो 48। ठीक है, अब देख लेना अगर ये बार किसी से कट रहा हो तो काट देना, नहीं तो आपका यही आंसर हो जाएगा 35/48। तो मिक्स फ्रैक्शन को भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक बात सबको क्लियर हुई कि फ्रैक्शन को इंटीजर में कैसे चेंज किया जाता है और क्यों चेंज किया जाता है? बताएं। जो लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं वो लोग वॉइस के थ्रू भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं।
when two or more ratios multiplied with each other the resultant is called compound ratio। ये थोड़ी सी सही काम की, मतलब देखो रेशियो की प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, बट हमारे काम की इसमें कुछ ही प्रॉपर्टीज है ना, तो जो जो हमारे काम की है सिर्फ हम वो निकालेंगे। तो अब ये कह रहा है कि भाई जब दो रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दो या दो से ज्यादा रेशियोज को, तो उनको हम कंपाउंड बोल देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मान लो ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, कुछ डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज हैं, इनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, एंड में आया ए बाई डी। तो जो ए बाई डी आया दैट इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। ठीक है। अब भाई हम इसको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका अभी कोई फिलहाल कोई ज्यादा यूज नहीं होगा, बट ये आपको काम आएगा आपके सक्सेसिव इंक्रीमेंट में, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, परसेंटेज में या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है। और दूसरा सबसे यूज अच्छा यूज इसका है कंपाउंड इंटरेस्ट में चैप्टर में। ठीक है। जहां पे भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट या कंपाउंड कंपाउंड इंक्रीमेंट की बात आएगी, इंक्रीमेंट के ऊपर इंक्रीमेंट की बात आएगी, या डिक्रीमेंट के ऊपर डिक्रीमेंट की बात आएगी, या पहले इंक्रीमेंट देन डिक्रीमेंट की बात आएगी, तो वहां पे आपको कंपाउंड रेशियो की जो ट्रिक है, जो प्रॉपर्टी है, वो यूज करनी पड़ेगी। जब करनी पड़ेगी मैं आपको याद दिला दूंगा कि ये कंपाउंड रेशियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, बस आप याद रखो। नेक्स्ट है, अब यही चीज अगर देखी जाए तो वो कह रहा है कि व्हेन रेशियोज कंपाउंडेड विद इटसेल्फ कॉल्ड डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ये डुप्लीकेट कब होता है, ट्रिप्लीकेट कब होता है? देखो, जब रेशियो को खुद से कंपेयर किए, मतलब कंपाउंड किया जाए, मतलब हमारे पास एक रेशियो है ए बाई बी, ठीक है, तो अगर हम सिर्फ एक बार उसको कंपाउंड कर दें, मतलब दोनों को एक बार कंपाउंड करें, मतलब दो बार मल्टीप्लाई करें, तो आपको आंसर मिलेगा ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। इसी को बोलते हैं डुप्लीकेट, मतलब दो बार मल्टीप्लाई तो डुप्लीकेट। यही काम अगर सेम काम मैं तीन बार कर देता, ए बाई बी इंटू ए बाई बी, तीन बार इससे कम खुद से ही कंपाउंड कर दिया, तो इसी को बोलते हैं ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, दैट इज, इसी को बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। तो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट में तीन बार मल्टीप्लाई तो ट्रिप्लीकेट, दो बार किया तो डुप्लीकेट। इनका नाम आपको कभी भी सच यूज नहीं करना पड़ेगा, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब इसका अगर मैं रिवर्स कर दूं, मतलब मुझे अगर ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर दिया है, तो अगर मैं इसका रूट ले दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बाई बी। तो इस रेशियो का ये हो जाएगा सब डुप्लीकेट। ठीक है, यही काम यहाँ पे मैं कर दूं उल्टा, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, यहाँ पे मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, मतलब वापस से वही रेशियो, अगर मैं किसी रेशियो का क्यूब रूट ले देता हूँ या स्क्वायर रूट ले देता हूँ, तो वो सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, तो बस ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होगा कंसेप्ट, दोनों डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, बट हमको वहां पे उसको इस नाम से नहीं पढ़ेंगे, बट आपको नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास डिफरेंट रेशियोज हैं, लाइक ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, जी बाई एच आर सम डिफरेंट रेशियोज, तो अगर वैल्यू ऑफ, अगर मैं इन सारे रेशियोज को जोड़ दूं, ठीक है, ए बाई बी, सी बाई डी प्लस ई बाई एफ प्लस जी बाई एच, ये कभी भी वैल्यू इनमें से जो रेशियोज हैं, छोटे से, मतलब छोटे से छोटा नहीं हो सकता और बड़े से बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब जो वैल्यू होगी रेशियो की, जो आपका फाइनल ऐड होने के बाद जो आपको रेशियो मिलेगा, वो इनकी छोटी और मैक्सिमम वैल्यू के मिडिल में ही लाई करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम बहुत सारे रेशियोज को एक साथ जोड़ें तो वो उनसे बाहर की रेंज का आ जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा। क्लियर है? बट रेशियो शुड बी डिफरेंट। नेक्स्ट, अब है कि हमें दो रेशियोज अलग अलग दे रखे हैं, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। अगर आपसे पूछ ले जाए ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब आपको, या फिर आपसे ए रेशियो सी पूछ लिया जाए, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तब कैसे करना है, मतलब
हाउ टू कंबाइन टू डिफरेंट रेशियोज टुगेदर, जब दो डिफरेंट रेशियोज को आपस में कैसे कंबाइन करना है। तो पहले तो ये याद रखना कि दो रेशियोज आपस में तभी कंबाइंड हो सकते हैं जब उन दोनों में कोई एक कॉमन क्वांटिटी हो। मतलब ए बी सी, तीन लोग हैं, अब बी की दोस्ती ए से भी है और बी की दोस्ती सी के साथ भी है। तो अगर ए और सी के बीच में दोस्ती करानी है तो आपको देखना होगा कि उनके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ये आप रूल याद रखें। जब भी कभी दो रेशियोज को हम कंपेयर करते हैं या कंबाइन करते हैं तो देयर मस्ट बी ए कॉमन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे बी है, तो इसको चेंज करने का रूल ये है कि आप ए बी एंड सी, जो कॉमन है ना उसको हमेशा बीच में बैठाएंगे, क्योंकि कॉमन हमेशा इधर बैठेगा। बाकी आप इन दोनों को कहीं भी बैठा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई इधर ही करना है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि फिर ए के नीचे आपको ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू। ठीक है, तो पहले रेशियो से आप ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी, फिर देन बी के नीचे बी की वैल्यू और सी के नीचे सी। अब आगे जो खाली प्लेसेस बचे ये सारे के सारे प्लेसेस आपको फिलअप करने पड़ेंगे, ये पूरा मैट्रिक्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट करने का रूल ये है कि जो उसके साइड में जो उसका नेबर है, ठीक है, लेफ्ट राइट वाला, वही उस खाली प्लेस में आएगा। तो यहाँ पे इस खाली प्लेस का नेबर कौन है लेफ्ट में? बी, तो ये बी हो गया। अब यहाँ पे कौन है? तो इधर भी बी है, क्योंकि इधर तो कोई नेबर है ही नहीं, तो बाद में कर देना है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए बी रेशियो बी इंटू बी, दैट इज बी स्क्वेयर कर सकते हैं, बट बी इंटू बी लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वेयर नहीं है, एंड बी इंटू सी। तो ये जो आपकी फाइनल वैल्यू होगी ये आपका ए बी सी आ जाएगा। अब बी इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, बी तो कॉमन निकल जाएगा ना, तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी आपको वापस मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि बी तो सबसे कॉमन होकर निकल जाएगा, तो रेशियो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी मिल जाता है। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको एसएससी जैसे एग्जाम में देखने को मिल जाता है, छोटे छोटे जो क्लर्क वाले जो एग्जाम है, अगर आपको छोटा एग्जाम दे रहे हैं, फोर्थ क्लास का दे रहे हैं, या फिर कोई एमटीएस का दे रहे हैं, 10th बेसिक मैट्रिक लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या 12th लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको दो रेशियोज दे दिए, आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ लिया, या फिर आपसे ए रेशियो सी पूछ लिया, दोनों ही आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको करने के लिए फिर से मैंने वही बताया कि पहले आपको उन तीनों को रेशियो को कंबाइन करना पड़ेगा, दोनों रेशियोज को, तीनों वैल्यूज को। तो आपको वही करना है, ए बी सी जो कॉमन है उसको बीच में रखना है। ठीक है, फिर जो जिसके नीचे वैल्यू है उस रेशियो से उसकी वैल्यू को लिखते जाओ। तो ए पहले ए बी की नीचे ए और बी की वैल्यू 3 और 2, फिर बी सी के नीचे बी एंड सी की वैल्यू। ठीक है, बट दूसरी लाइन चेंज करके लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अब ये खाली प्लेसेस बचे, है ना। खाली प्लेसेस में आएगा नेबर, इसका नेबर 2 है, इसका नेबर 6। अब क्या कर देना है आपको? अब कर देनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, वो भी सीधा, ये हो जाएगा 18, ये हुआ 12 और ये हुआ 10। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले देंगे, क्योंकि रेशियो में ध्यान रखना कि कोई चीज कॉमन ना बचे। यहाँ से 2 बाहर निकालना पड़ेगा, दैट इज 9, 6 एंड 5। तो आपका जो फाइनल रेशियो होगा वो ये होगा। तो अगर आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछता है तो 9:6:5। अगर आपसे ए रेशियो सी पूछता है तो वो आ जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है? अगर आपसे ए रेशियो सी मान लो पूछा होता तो ए की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 5। आंसर ए रेशियो सी का। क्लियर हुआ सबको? हम्म, ठीक है, आप अपने आंसर्स कमेंट कर सकते हैं ऐसे बीच बीच में, कोई प्रॉब्लम वाली इशू नहीं है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यही चीज 3 रेशियोज के लिए भी लागू होती है, मतलब यहाँ पे अगर 2 की जगह यहाँ पे अगर 3 वैल्यू रेशियोज होते तब कैसे करते। तो यहाँ से मैं 2 और 3 का बता दूंगा तो आप 4 का समझ जाएंगे कि 4 का कैसे करना है। सेम वही प्रोसीजर, जो 2 वाला प्रोसीजर था वो भी यहीं पे यहाँ पे वही रहेगा। अब कॉमन देखना जरूरी है कि अगर मुझे इस रेशियो से इस रेशियो में जाना है तो कोई कॉमन होना जरूरी है, तो यहाँ पे बी कॉमन है। अगर इस रेशियो से आगे जाना है तो सी यहाँ पे कॉमन है। मतलब कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप उनको कंबाइंड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे सी की जगह कुछ और होता
ठीक है, या डी की जगह यहाँ पे क्या होता, कुछ और होता, तो ये कंबाइंड कभी भी नहीं होते। ठीक है, कितने भी दे दे सबको कंबाइंड किया जा सकता है। तो मान लो आपको ऐसे 4 रेशियो दे देता हूँ, ए बी, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो फिर से वही कि ए के नीचे ए की वैल्यू बी, फिर बी के नीचे बी, फिर सी के नीचे सी, फिर सी के नीचे सी, फिर डी के नीचे डी एंड ई। ठीक है, अब बचेंगे यहाँ बहुत सारे खाली प्लेसेस, है ना, ये सब खाली प्लेसेस बच गए। राइट, तो आप कर देंगे, इनको फिलअप कर देंगे पहले। तो यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा, ऊपर तो ये है बी सी सी डी डी डी, इधर फिलअप होगा डी सी सी, यहाँ पे बी बी और बी, फिर सबका वही कि मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख लेंगे उधर, इधर आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है। फिर दूसरा आ जाएगा बी स्क्वेयर इंटू सी इंटू डी रेशियो बी सी डी स्क्वेयर, और फिर बी सी डी ई, बी सी डी ई। ठीक है, इसको लिखने की मतलब इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, इसका लॉ सीधा यही है कि आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसका लॉ सीधा यही है कि आपको मल्टीप्लाई करना है सीधा। ठीक है, वहां से बाद में चीजें कॉमन होकर सारी की सारी निकल जाएंगी, आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई बचेगा। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन देख लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए बी सी डी आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ए बी से ए बी, बी सी से बी सी, और यहाँ पे देखो डी सी दिया है, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ दिया है डी सी, तो आपको सी डी लिखना है, तो सी डी आएगा 4:3, तो 4:3। अब जो खाली चीज बची है, यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ पे 2 आएगा, अब आगे भी 2 प्लेस खाली हैं, तो सब में एंड तक लास्ट वाली वैल्यू ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, इधर खाली प्लेस में आएगा 2, इधर जो 2 खाली प्लेसेस है यहाँ पे 4 एंड 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देना है, तो पहला आएगा 8, ठीक है, अगर मैं नीचे यहाँ लिखूं तो 8 16 24 18। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4 8 12 एंड 9। ठीक है, कुछ लोगों ने पहले कुछ और आंसर दिया था। ठीक है, वो इसी की वजह से था क्योंकि आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये कभी कभी घुमा के दे देता है ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन करो, 2 मिनट है। क्लियर हुआ भाई सबका? तो ये जो प्रॉपर्टी है ये काफी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में और बाकी अदर क्वेश्चंस में भी काम आती है, तो आपको समझ में आनी चाहिए सबको कि किन्हीं भी 2 रेशियोज को कंबाइंड करके वैल्यूज को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो अगर मुझे यहाँ से अगर आपसे पूछना हो कि भाई ए रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 12 है, तो 4:12 दैट इज 1:3। आपसे पूछ ले भाई ए रेशियो डी क्या होगा, तो ए की रेशियो 4 है और डी की रेशियो 9 है, तो 4:9। ठीक है, चलो
अब थोड़े से बेसिक एग्जांपल हैं रेशियो की, प्रॉपर्टीज रेशियो की बस इतनी थी, अब बेसिक एग्जांपल्स हैं तो वो हमें देखने हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। आई होप ये बहुत छोटी सी बात है आप सब लोगों के लिए, बट एक प्रॉपर वे हो जाएगा यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। A person earns 1200 per day and he spend 800 per day, then find out the ratio of saving, expenditure and income. अब एक बात बताओ भाई, इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, है ना? तो अगर हमें निकालना है, हमारे पास है क्या, इसने मुझे दे रखी है भाई कि वो 1200 रुपये उसकी इनकम है, 800 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो एक्सपेंडिचर मिल गया। तो मेरे पास सेविंग कितनी बची? सेविंग 400 होगी कि नहीं होगी? तो अगर मुझे इनका रेशियो निकालना है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का, तो 1200 रेशियो 800 रेशियो 400, तो ये सब दो जीरो से दो जीरोस कटेंगी और रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2:1। क्लियर? तो अभी सिंपल रेशियो निकालने की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट, an amount of 2000 rupees divided among A and B in the ratio of 1:10 and 1 by 10 ratio 1 by 15, then find out how much amount each will get। आपको A का अमाउंट और आपको B का अमाउंट आपको बताना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो डिवीजन, यहाँ से हम सीखेंगे कि डिवीजन कैसे करना होता है, रेशियो के थ्रू डिवीजन कैसे करना है किसी भी वैल्यू का। तो देखो, सबसे हमें 2000 रुपये को डिवाइड करना है ना? तो मैंने बताया डिवीजन किससे होता है भाई? कंपैरिजन से। कंपैरिजन कहाँ से आता है? रेशियो से। या फिर रेशियो किससे आता है? कंपैरिजन से। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ए रेशियो बी, इन दोनों का कंपैरिजन दिया है 1:10, 1/10:1/15। अब आप, मैंने बताया था आप जब तक इसको इंटीजर में चेंज नहीं करेंगे तब तक आप इस फ्रैक्शन वाले रेशियो को यूज नहीं कर सकते। तो पहले इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करना करो इसको, कि कितना आएगा यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करके। तो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो दैट इज 15:10, और ये कटने के बाद आ जाएगा 3:2। ठीक है, 3:2। तो बताएं भाई कितना आएगा आंसर इसका? ठीक है, तो आई होप कुछ लोगों ने कर भी लिया है। तो आगे, अब आगे हमें देखना है कि डिवीजन कैसे करना है किसी भी वैल्यू का। तो भाई किसी भी वैल्यू का डिवीजन करने के लिए ध्यान रखना कि बेसिक फॉर्मेट जो था, किसी भी अगर एन नंबर को आपको A:B के रेशियो में अगर चेंज करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, तो जो ए की वैल्यू होती है वो होती है A/A+B/N, और जो बी की वैल्यू होती है दैट इज B/A+B/N। बेसिक फॉर्मूले तो ये होता है, ठीक है। बट हम यूज करेंगे यहाँ पे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है कि मुझे भाई 2000 रुपए को, मुझे क्या करना है, 2000 रुपए को डिवाइड करना है कितने में? 3:2 में। तो आप ये देख लो, बेसिक मेथड, यूनिटरी मेथड, मतलब हमने टोटल वैल्यू, हमारे पास इसके पास 3 पार्ट हैं और इसके पास 2 पार्ट है, तो टोटल कितने हो गए? 5 यूनिट, या फिर आप कह लो 5 पार्ट्स। ठीक है, अब 5 पार्ट्स, ये जितने भी 2000 रुपए हैं सबके सब 5 पार्ट में जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 5 यूनिट है, जो 5 पार्ट है, इनके अंदर है 2000 रुपया। तो हम देखेंगे एक यूनिट या एक पार्ट के अंदर कितना रुपया आएगा, तो दैट इज 400 रुपये। अब बस ये देख लो, अब एक यूनिट की वैल्यू निकल गई, इसीलिए इसका नाम यूनिटरी मेथड होता है कि एक यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद जिसके पास जो वैल्यू है उसने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके पास 3 पार्ट हैं या 3 यूनिट है, तो एक यूनिट में 400, तो इसके पास कितने हो गए? 1200। इसके पास कितने हैं? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट में कितना अमाउंट आ जाएगा? 800 रुपये। ठीक है, आंसर क्लियर हुआ सबको? डिवीजन समझ में आया सबको कि डिवीजन करना कैसे होता है? ओके, अब एक और बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसने, थोड़ा सा अब लेवल इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे, रेशियो को और थोड़ा सा हम यूज करते हैं।
उसने बोला लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो ऑफ 2:3:4 इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 63 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड। तो आपको लगेगा भाई ये तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ज्योमेट्री का नहीं है ये, यहाँ पे रेशियो का क्वेश्चन भी बनता है क्योंकि इसने रेशियो यूज किया है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो ट्राइंगल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर जिसको पता ही नहीं है कि भाई पेरीमीटर क्या होता है तो ये क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ए बी एंड सी, ठीक है, तो एबीसी ट्राइंगल हो गया। अब एबीसी ट्राइंगल हो गया तो इसकी साइड्स मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर ऑफ एनी ट्राइंगल होता है सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स, ठीक है। तो पेरीमीटर पी इज इक्वल टू यहाँ पे होगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसने हमें दिया क्या, इसने हमें साइड्स का ही रेशियो दिया है, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी इसने दिया है 2:3:4, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लेट कर सकते हैं, अगर आपको रेशियो दिया हो, अगर कोई चीज लेट करनी है तो आप बस उस वैल्यू में एक्स लगा दें। तो लेट करो, यहाँ पे जो वैल्यू है टोटल, लेट जो साइड्स की लेंथ है 2x, 3x, 4x सेंटीमीटर्स। तो मैं इनको ऐड करूंगा। अब पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है कितना, 63 सेंटीमीटर। तो ए और बी की और सी की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 3x प्लस 4x। यहाँ कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 63। तो x की वैल्यू आ गई 7। तो अब से पूछे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट क्या है, जिसके पास बड़ी कॉफिशिएंट है वो लार्जेस्ट होगी। तो लार्जेस्ट हो जाएगा 4 × 7 दैट इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको x लेके किया, बट जरूरी नहीं है कि आप जब x मानो, क्योंकि x तो हम अपनी थोड़ी सी कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए हमसे कोई, हमें सारी चीजें समझ में आए, इसलिए हम इसमें x लगाते हैं। बट जरूरी नहीं है x लगाना। आप मान लो कि इनकी जो लेंथ है वो 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट है, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, ऐसे 9 यूनिट, है ना। तो हम कैसे, अब हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पेरीमीटर है वो 63 यूनिट है, और यहाँ पे और हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, रेशियो के अकॉर्डिंग 9 यूनिट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 9 यूनिट कितने के इक्विवेलेंट है, 63 सेंटीमीटर के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फिर हमारी, हमने जो सबसे लार्जेस्ट साइड कितनी ली है, 4 यूनिट। तो लार्जेस्ट साइड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 × 7 दैट इज 28 सेंटीमीटर। तो आप यूनिटरी मेथड को भी आप परमानेंटली यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हर चीज में एक्स ही लगाया जाए। अगर कंसेप्ट आपका थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो एक्स लगा लो। अगर कंफ्यूज थोड़े सा, जब कंफ्यूजन क्लियर, जो आपका कंफ्यूजन है क्लियर होना शुरू हो जाए, फिर आप वहां से एक्स को एलिमिनेट कर सकते हो खुद ही, ठीक है। चलें फिर आगे। चलो तो फिर, अब कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे भी दे देता है कि भाई इतने को डिवाइड करना है आपको 3 पार्ट्स में, सच दैट, अब यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू आपको रेशियो को नहीं दी। तो जब आपको रेशियो ना दिया हो और आपसे फिर भी डिवाइड करवा रहा हो, तो भाई याद रख, डिवाइड जो होता है वो रेशियो से होता है। अब रेशियो कहाँ से लाएं, तो रेशियो आता है कंपैरिजन से। तो आप क्वेश्चन में देखो कहीं कंपैरिजन दिया हुआ है, बस वहीं से आपको रेशियो मिल जाएगा। तो मुझे डिवाइड करना है क्या, 1 2 2 4, 3 पार्ट्स में, पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट, ठीक है। वो कह रहा, अब वो कह रहा सच दैट, कि रेशियो तो है नहीं, यहाँ बनाना पड़ेगा। सच दैट फर्स्ट पार्ट इज डबल ऑफ सेकंड पार्ट। वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट, अब ये बनाया कैसे जाए, तो जो कंपैरिजन इसने दिया है आप वही लिख लो, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू डबल ऑफ सेकंड पार्ट, यही तो कह रहा है वो। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट, यहाँ डबल मल्टीप्लाई में सेकंड वाला, तो इज इक्वल टू 2/1। ऐसे तो मैं इसको लिख सकता हूँ आराम से। तो यहाँ रेशियो मिल गया, फर्स्ट रेशियो सेकंड का कितना मिला, फर्स्ट रेशियो सेकंड का मिला हमें 2:1। फिर नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट विल बी 1/3 ऑफ थर्ड पार्ट। तो जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट का रेशियो दे रखा है उसने, या फिर सेकंड पार्ट क्या है, 1/3 ऑफ थर्ड पार्ट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट अपॉन थर्ड पार्ट को इधर ले आए तो 1/3। तो सेकंड और टू थर्ड का रेशियो कितना हो गया, 1:3 का। अब फिर से वही चीज कंसेप्ट लगा दो, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, क्योंकि आपको तो कंबाइंड कंपैरिजन चाहिए। क्योंकि अगर आपको तीनों में डिवाइड करना है तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड चाहिए। तो वही चीज जो हमने कंबाइंड करना सीखा था वो आप यहाँ पे यूज करो।
तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 2:1:3। ठीक है। अब ये चीज आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे कि कोई एक ऐसी वैल्यू ले लो, वन थर्ड के नीचे, वो कह रहा है कि जो सेकंड पार्ट है वो तीसरे का 1/3 है, तो मान लो कि जो तीसरा पार्ट है वो 3 है, तो उसका 1/3 हो जाएगा 1। तो आप सीधा भी लेट कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है आप इसके थ्रू ही बनाओ। ठीक है, ये बेसिक है। अब हमें क्या करना है, 1:2:4 को डिवाइड करना है हमें 3 रेशियोज में, दैट इज 2:1:3 के में। तो भाई टोटल यूनिट देखो कितने हैं, टोटल पार्ट कितने हैं, 6, है ना। तो 6 यूनिट, और ये 6 यूनिट कितने रुपए के बराबर है, हमें हमें दिए हुए हैं 1:2:4 के। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, तो 1:2:4/6, दैट इज 204। ठीक है, तो एक यूनिट 204 के बराबर है, तो जो पहला पार्ट है दैट विल बी 408, दूसरा पार्ट है तो 204, तीसरा पार्ट है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 609। ठीक है, 609 सही है वो अंजलि। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप सबको कि डिवीजन करना और रेशियो को बनाना। यहाँ से रेशियो बनाना तो समझ में आया होगा सबको कि जब ऐसी डबल ट्रिपल करके दिया होगा तो रेशियो कैसे बनाते हैं। सॉरी, 12 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 204 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 204 ही है, 203 नहीं है, 204 है। ठीक है, ओके। तो समझ में आया कि रेशियो आपका अगर बनाना पड़े, जैसे डबल ट्रिपल कर दे, 1/3 दे दे, कभी ऐसे के लैंग्वेज बोल दे, तो वहां से आपको रेशियो बनाना भी आना चाहिए। कोई डाउट किसी को? ओके, अब बात करते हैं प्रपोर्शन की, कि प्रपोर्शन क्या चीज है। ठीक है, प्रपोर्शन मैंने बताया था, प्रपोर्शन क्या होता है, इट कंपेयर्स, इट कंपेयर्स रेशियो। ठीक है, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि भाई रेशियो क्या है प्रपोर्शन में, अगर चीजें नहीं पता है, बेसिक चीजें अगर प्रपोर्शन की नहीं पता है, तो ये क्या करता है, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। मतलब जब दो या दो से ज्यादा रेशियोज की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हम बोलते हैं प्रपोर्शन में। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं आराम से सामने कि जो 1/3 का जो रेशियो है, ठीक है, ये भी सेम 1/3 है। यहाँ पे आपके 2/6 एलिमेंट है, तो अगर मैं इनका भी कंपैरिजन कर रहा हूँ तो रेशियो की वैल्यू, दोनों रेशियो अलग अलग है, बट यहाँ पे आप देखोगे ये रेशियो की वैल्यू सेम, दोनों की रेशियो बेशक अलग है लेकिन वैल्यू जो है रेशियो की वो सेम। तो ऐसे बहुत सारे रेशियो भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकता है। आगे मैं इसको और कंपेयर करूं तो आगे 4/12 भी हो सकता है, 3/9 भी हो सकता है आगे। तो बहुत सारे ऐसे रेशियोज और हो सकते हैं जो सेम हो। तो प्रोपोर्शन का जो मेन काम है वो यही है कि रेशियो हमेशा सेम भी हो सकता है। अब इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, तो भाई अब जो रेशियो होता है, जब अगर हम कह रहे हैं कि दो रेशियोज इक्वल हैं, या फिर हम बोलेंगे, अच्छा, प्रोपोर्शन की एक बेसिक डेफिनेशन होती है इक्वलिटी ऑफ रेशियो। अगर आप डेफिनेशन देना चाह रहे हो तो सिर्फ इतनी डेफिनेशन, मतलब जब भी दो रेशियो इक्वल तो वो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में है तो इक्वल, वाइस वर्सा भी। ठीक है, अब यहाँ पे दो रेशियो दिए, ए रेशियो बी सी रेशियो डी, अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में है तो इक्वल होंगे, इक्वल है तो प्रोपोर्शन में होंगे। इसका सीधा सा मतलब देखो, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा होता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम सेमी कॉलन से, डबल सेमी कॉलन से, राइट। तो अगर हम इसको रीराइट करना चाहें तो A/B = C/D, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज की। ठीक है, इसकी प्रपोर्शन की। इसमें क्या होता है कि जो एक्सट्रीम्स का जो मल्टीप्लाई होता है, जो एक्सट्रीम एंड होते हैं लाइक ए और डी, ये एक्सट्रीम एंड हो गए। ठीक है, उनका मल्टीप्लाई, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो उनके मीन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। जो मीन मतलब जो मिडिल वैल्यूज रहती है, जो मिडिल एलिमेंट होंगे B/C, तो मैंने यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको दिखाया हुआ भी है। तो जब भी आप देख लेना दो रेशियोज की क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर दोनों जगह सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो रेशियोज प्रपोर्शन में।
क्लियर? एक नेक्स्ट कंसेप्ट होता है आपका कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है कि अगर आपको कोई चार क्वांटिटीज दे रखे हैं और उनको बोला है कि ये चारों की चारों क्वांटिटीज एक कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब हो जाएगा ए बाय बी बराबर होगा बी बाय सी के बराबर होगा सी बाय डी के। ठीक है, अगर आपसे बोला जाएगा ए बी सी ये तीन जो क्वांटिटी हैं ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में, तो इनका कॉन्टिन्यूस रेशियो निकालो, इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू, बस तीन है तो इतना ही होगा। अगर यहाँ पे जैसे कि ये चार दी हैं तो ए का कॉन्टिन्यूस बी से हुआ, बी का कॉन्टिन्यूस फिर सी से हुआ, फिर सी का कॉन्टिन्यूस डी के साथ हुआ, तो इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन के साथ ही आपकी दो चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, एक है आपका ये जो थर्ड प्रपोर्शन पूछ लिया जाता है, फोर्थ प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन। ठीक है, ये चार चीज तीन चीज अलग अलग से और पूछ ली जाती है, तो इनके बारे में आप छोटी सी एक इंफॉर्मेशन देख लो। तो ये कब होगा, अगर हमारे पास मान लो कोई चार वैल्यूज हैं ए बी सी डी, ठीक है, तो ही आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछा जाएगा, मतलब ए रेशियो बी। ठीक है, जैसे पिछले रेशियो में यहाँ पे बात कर रहे थे, तो जो ये ए है ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा प्रपोर्शन होता है। तो अगर वो आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है तो मतलब वो डी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्लियर? तो अब ए रेशियो बी प्रपोर्शन में है सी रेशियो डी के, तो वो आपसे पूछ रहा है डी की वैल्यू। फोर्थ प्रपोर्शन की बात की है, मतलब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, ये मिसिंग होगी वहां से। आपसे बोलेगा फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए, तो मतलब डी की वैल्यू मिसिंग है, आपको यहाँ से तीनों की वैल्यू से डी की वैल्यू निकालनी है। तो भाई इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो डी की वैल्यू निकालनी है तो बी इंटू सी बाय ए। यही फॉर्मूला होता है फोर्थ प्रपोर्शन का, डी इज इक्वल टू बी इंटू सी बाय ए, दैट इज योर फोर्थ प्रपोर्शन। क्लियर? आपको दे देगा भाई 1 2 3, व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 1 2 3, 1 2 3, तो बस फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। तो आपको पता है 2 इंटू 3 बाय 1 दैट इज 6। ठीक है, या फिर थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाओ, आप देख लो कि अगर हमारे पास चार नंबर हैं तो 1:2 प्रपोर्शन में होगा 3:2, जो डी की वैल्यू पूछी है। तो डी की क्या वैल्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का डबल हो रहा है 2, तो यहाँ पे 3 का डबल होगा 6। तो ऐसे भी आपको फोर्थ प्रपोर्शन मिल सकता है, फॉर्मूला ना यूज करके भी। बात समझ में आई सबको? है ना। अब बात करें अगर हम थर्ड प्रपोर्शन की, तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है। तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, अब थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा तो आपको तीन वैल्यूज दी होंगी, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, और आपसे पूछेगा ये थर्ड प्रपोर्शन, तो भाई ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में कैसे होंगे आपस में, ए रेशियो बी रेशियो प्रपोर्शन में होगा बी रेशियो सी के। तो यहाँ से ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, तो थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाय ए। ये हो गया आपके थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मीन प्रपोर्शन की बात करें तो मीन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो अगर ए कॉमा बी कॉमा सी, तो यहाँ से आपको मिडिल वाली वैल्यू मिसिंग होगी, आपसे पूछेगा मिडिल वाली मीन प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अब ये भी कैसे होगा, ये भी ऐसे ही होगा, ए रेशियो बी प्रपोर्शन में होगा
बी रेशियो सी के, तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए इंटू सी, और हमें बी की वैल्यू ही बतानी है, तो ये हो जाता है अंडर रूट ए इंटू सी। क्लियर? तो ये तीन फॉर्मूले कह लो, या फिर इनको आप याद कर लो या समझ लो कि कैसे बनते हैं। ठीक है, मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करने से बस। क्लियर हुआ? अब यही चीजें यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं प्रॉपर्टीज में। अगर यही चीज प्रॉपर्टी में आ जाती है तो यहाँ पे क्या, फोर नंबर्स और क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो मैं बता रहा था, मतलब बाहर वाली वैल्यूज का विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब मिडिल वैल्यू। इफ दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट विल नॉट इक्वल। तो अगर वो कह रहा है कि रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे तो नहीं होगा इक्वल, होंगे तो होंगे। ठीक है, हाँ फोर्थ प्रोपोर्शन तक ही होता है, पांचवा छठा प्रोपोर्शन नहीं पूछेगा आपसे। सी स्क्वेयर अपॉन बी तब हो सकता है जब आपकी ए की वैल्यू क्या हो, मतलब सी स्क्वेयर अपॉन बी नहीं होगा, जब दो रेशियोज की वैल्यू सेम हो जाएंगी तब स्क्वेयर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। डी इज इक्वल टू बी इंटू सी बाई ए है, तो वो वही रहेगा, जब वैल्यू अगर सेम हो जाएंगी तो हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है रिया? चलो, राइट। अब दूसरी बात वही कि अगर तीन वैल्यूज नंबर्स एंड ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी, देन नंबर विल बी कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। इसी को बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन या सिंपली इन प्रोपोर्शन। कि तीन वैल्यू प्रपोर्शन में है, ये कैसे पता लगेगा? ए रेशियो बी बराबर होना चाहिए बी रेशियो सी के। ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं तो आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेंगी, ये बस इनको इतना ही समझ लो कि ये नाम से कभी नहीं होंगी। ये इन्वर्टेंडो का मतलब है कि अगर आपके पास ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो आप इस वैल्यू को यहाँ लिख लो, इसको यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी प्रपोर्शन में ही होंगे। ठीक है, बी बाई ए इज इक्वल टू, मतलब इन रेशियोज का अगर मैं इन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो अगर दो रेशियोज सेम है तो उनका इनवर्स इनवर्स भी सेम होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ए बाई टू इज इक्वल टू ए बाई टू है, दैट इज वन बाई टू वन बाई टू। इनका मैं इनवर्स कर दूंगा तो वो भी तो सेम ही रहेगा, राइट। ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो का मतलब है कि अगर मैं ऑल्टर कर दूं, जैसे ए बाई बी है, सी बाई डी है, सॉरी ऊपर तो मैं इनवर्स कर रहा था, इसको क्रॉस नहीं कर रहा था, ऑल्टरनेट ये नीचे हुआ ऑल्टरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, ऑल्टरनेट कर दिया, सी की यहाँ पे बी की जगह सी और सी की जगह बी को लिख दिया है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट करने पे भी एलिमेंट्स का आपको कोई भी रेशियो चेंज नहीं मिलेगा। यहाँ से मैं डी को इधर ले जाऊं, ए को इधर ले आऊं, तो फिर से आपको सेम रेशियो ही मिलेगा, बी अपॉन ए। ठीक है, फिर कंपोनेंडो है, राइट। तो कंपोनेंडो रूल आपके सामने लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लगेगा, आपको रटना ही पड़ेगा कि ऐसे लगता है कंपोनेंडो। ठीक है, तो उसके जो डिनोमीटर को उसको ऐड कर दो, फिर दोनों साइड में बस ऊपर। ठीक है, डिविडेंडो, डिविडेंडो में क्या है, बस माइनस कर देंगे, कंपोनेंडो में प्लस होता है, डिविडेंडो में डिनोमीटर माइनस होता है। ठीक है, तो कभी कभी दोनों रूल एक साथ लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में प्लस कर दिया, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर में प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर में माइनस कर दिया। ठीक है, उसके डिनोमिनेटर से, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये कभी हाई लेवल क्वेश्चंस में कंपोनेंडो डिविडेंडो जो रूल है वो ये यूज हो जाता है। ये इन्वर्टो और ये ऑल्टर वाले जो प्रॉपर्टीज है, ये तो हम जनरली यूज करते हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ये सब चीजें। ठीक है, अब बेसिक एग्जांपल है इसका। तो बेसिक एग्जांपल में दिया हुआ है द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ नंबर ऑफ अ प्रोपोर्शन इज 5 15 एंड 90, देन फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शन होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड नहीं फोर्थ होगा, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो फोर्थ टर्म बतानी है, फिर से वही बात, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन में होगा सी रेशियो डी के। ठीक है, तभी तो ये चार नंबर प्रोपोर्शन में होंगे।
और आपसे डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए की वैल्यू 5 दी है, बी की वैल्यू 15 दी है, सी की वैल्यू 90। तो डी की वैल्यू निकालनी है हमें। अब डी की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ से निकालो, जैसे 5, अब देखो 5 से इसमें कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से, तो 5 इंटू 3 कितना हुआ, 15। ठीक है, तो मैं 90 में भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 270 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें फोर्थ गिवन है तभी उसने थर्ड पूछा है। ओके 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 ओके, फिर सही है, थर्ड इज राइट। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन नहीं पूछा है, यहाँ पे थर्ड वैल्यू पूछी है, प्रपोर्शन नहीं पूछा है, थर्ड वैल्यू पूछी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। ठीक है, तो कोई थर्ड नंबर भी होगा और कोई फोर्थ नंबर भी है मेरे पास। तो ये प्रपोर्शन में कैसे होंगे कि फर्स्ट सेकंड का जो रेशियो होगा वही थर्ड एंड फोर्थ का होगा। तो बस जो वैल्यूज हैं वो रख दो, पहला, दूसरा, और तीसरा आपको दिया नहीं है, आपको दिया है चौथा नंबर। तो मैं कह सकता हूँ 5/15 इज इक्वल टू थर्ड बाय 90। तो ये 3 हो जाएगा, 3 से ये 30 टाइम्स, तो जो थर्ड की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30। ठीक है, तो जो आपकी थर्ड वैल्यू है या थर्ड नंबर है वो कितना हो गया, 30। अब ये चीज आप यहाँ पे भी रूल लगा सकते हो, जैसे आप रीजनिंग में लगाते हो ना एनालॉगी। तो ये 5 से 15 कैसे मिला, 3 से मल्टीप्लाई करने। तो किस में मल्टीप्लाई करके आपका 90 मिलेगा, तो आपको पता लगेगा कि 30 में ही मल्टीप्लाई करके 90 मिलता है। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई हम 30 में करेंगे तभी तो 90 मिलेगा, तो ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और पिछला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था अगर वो भी पूछ ले, ठीक है, कि यहाँ पे आपको वैल्यूज दे के आपसे पूछ ले भाई फोर्थ प्रपोर्शन की वैल्यू बताओ, मतलब ये वैल्यूज दे दे और आपसे बोले कि फोर्थ प्रपोर्शन बताओ। तो फोर्थ प्रपोर्शन का मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब मतलब ये आपकी ए बी और सी की वैल्यू हो जाएंगी इस क्वेश्चन के लिए, जो मैं पिछला भी क्वेश्चन करा रहा था। सेम वैसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो फिर से वही देख लो, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ 15 मिला, तो 90 में 3 से मल्टीप्लाई होके ये 270, या फिर आप वही कर सकते थे 5/15 इज इक्वल टू 90 बटे फोर्थ वैल्यू, ये इससे 3 बार, और फोर्थ वैल्यू यहाँ पे आपकी 270 मिल जाती। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया नेक्स्ट में। तो मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है किसका, 4 और 9 का, मतलब 4 और 9 के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू जो इन दोनों से सेम रिलेशन रखती हो। क्लियर, तो मतलब 4:x प्रोपोर्शन में होगा x:9। ठीक है, अब ये कैसे निकालना है तो ये देखना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए मैंने बता दिया, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो x² इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, या फिर मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला था, मीन प्रोपोर्शन b इज इक्वल टू क्या था, √a/c। तो √a कितना है, 4, और ये है 9, तो आ जाएगा 2:3, दैट इज 6। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछने के लिए आता भी है, छोटे छोटे एग्जाम्स में, कि इसका मीन प्रोपोर्शन वहां पे पॉइंट्स में, डेसिमल्स में वैल्यू दे देगा आपको कि 0.4 और 0.9 का बताओ मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, तो वहां 0.06 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोपोर्शन का यूज देखो कहाँ पे, क्योंकि अकेला रेशियो सिर्फ डिवीजन कर सकता है और अकेले रेशियो से सिर्फ डिवीजन के क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चन आपके रेशियो प्रोपोर्शन में बनेंगे वो रेशियो को प्रोपोर्शन के साथ मिला के ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो जैसे कि यहाँ देख लो, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ फैक्ट्री इज 7:8, नंबर ऑफ फीमेल्स इज 5120, नंबर ऑफ मेल्स बताने हैं। तो आपको ये तो पता है कि भाई मेल और फीमेल का जो भी नंबर रहेगा वो उनके रेशियो के प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेल का नंबर उसने फीमेल्स का नंबर दे रखा है,
ठीक है, फीमेल का दे रखा है 5120, तो मेल रेशियो 5120 इज इक्वल टू 7:8, तो मैं कह सकता हूं मेल अपॉन 5120 इज इक्वल टू 7/8। होगा कि नहीं होगा ये? यहाँ से हम कह सकते हैं ना मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 7/8 है, तो यहाँ पे मेल की वैल्यू फीमेल की वैल्यू का ही रेशियो इक्विवेलेंट तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से इसको हम काट देंगे, 64:0। तो जो मेल की वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे हमने, 420 और 28, 4480। जो मेल की जो वैल्यू आ गई दैट इज 4480। क्लियर? तो अब इन चीजों को बताया नहीं जाता है, बट डायरेक्ट हमें यूज करने के लिए बता दिया जाता है कि भाई ऐसा जब ऐसा हो तो ऐसा कर लो, जबकि जो डायरेक्ट जो चीजें हैं वो कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे प्रपोर्शन का यूज उसने ऐसे किया है कि जो नंबर ऑफ फीमेल्स होंगे उनका जो रेशियो आएगा नंबर का, वो जो गिवन रेशियो जो उसने दे दिया है उसके बराबर हमें करना है। ठीक है, तो वहां से एक अननोन वेरिएबल निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी यूज करके हम कोई भी अननोन वेरिएबल को पता कर सकते हैं। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी, वो आती है वेरिएशन या फिर प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन का दूसरा नाम वेरिएशन भी होता है। ठीक है, तो एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक होता है इनवर्स प्रपोर्शन, या डायरेक्ट वेरिएशन या फिर इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, दोनों सेम सेम से ही कंसेप्ट है। इसका सीधे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके बैंकिंग के एग्जाम में। ठीक है, जब भी कभी बोले कि कोई वैल्यू किसी के डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, मतलब उसकी वैल्यू उस दोनों वेरिएबल पे डिपेंड करेगी। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ y इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जैसे आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि जो x की वैल्यू अगर बढ़ती जा रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, x की वैल्यू घटती आ रही है तो y की वैल्यू भी घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट। अब यहाँ पे हम एक एक कांस्टेंट k लगा देते हैं ताकि हमें एक मीडियम, हमें एक एक स्ट्रेट लाइन या फिर किसी जिसके बारे में, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो वहां पे वेरिएशन उसके लिए बात होगी फिर। ठीक है, मीडियम को हम फिक्स करेंगे कांस्टेंट के थ्रू। तो y इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे हम कोई के, जब इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट k रख देते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू के एक्स हो जाता है। क्लियर? अब यही चीज अगर इनवर्स में आ जाएगा, इनवर्स का मतलब होता है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू घट जाएगी, अगर x की वैल्यू घटेगी तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब इनवर्स उल्टा काम होगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे तो कांस्टेंट है इसमें ऊपर आएगा, तो y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स। ठीक है, ग्राफ इसका कुछ ऐसे होगा कि y की वैल्यू देख लो, यहाँ पे x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू फिर x की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो x की वैल्यू y की वैल्यू घट जाएगी, और x की वैल्यू घटा दोगे तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब उल्टा कनेक्शन आएगा। ठीक है, हाँ, डिमांड एंड सप्लाई की तरह आप कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई को मैथ रिप्रेजेंट करता है, मैथ को डिमांड एंड सप्लाई रिप्रेजेंट नहीं करती। यहीं से वो कंसेप्ट इन्होंने, यहीं से वो ग्राफ उठाए हुए कि जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो उस ग्राफ के थ्रू, मतलब यहां से हम उसको डिनोट करेंगे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के इनवर्स होती है। ठीक है, हाँ, बस यही इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन। वेरिएशन तो वहां पे भी तो हम वेरिएशन ही पढ़ रहे हैं अब जीए वगैरह में। क्लियर? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आपने, और ये आया हुआ क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, मैं यहीं पे करा देता हूँ उसको, वैसे तो मुझे आगे कराना था, लिख लो इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी, क्यूब ऑफ बी व्हेन ए इज थ्री देन बी इज टू, बट फाइंड आउट
B when A is 3/8। ये आपका बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, और बस इसी छोटे से कंसेप्ट पे आपका ये जो इसका सॉल्यूशन है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने वेरिएशन दे दिया आपको, तो वेरिएशन लिख लो। वो कह रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी, तो मैंने लिख दिया क्यूब ऑफ बी। ठीक है, तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला बनाना है, तो ए इज इक्वल टू के अपॉन बी क्यूब लिखना पड़ेगा मुझे इधर। अब इसने एक कंडीशन पहले दे दी, क्योंकि अब मुझे कांस्टेंट, अब कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है, के क्या है हमारा कांस्टेंट है, हमने अपनी तरफ से लगाया, क्योंकि हमें इन जो रिलेशन के साइन को हमें एक इक्वल के साइन में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू, अब पहली कंडीशन क्या है कि भाई ए इज इक्वल टू 3, तो बी इज इक्वल टू 2 है, तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी 3, और बी की वैल्यू रखी हमने 2 की पावर 3, दैट इज 8, तो के इज इक्वल टू 24। अब कांस्टेंट भाई इस वाले क्वेश्चन के लिए, इस वाले रिलेशन के लिए आपका जो क्वेश्चन, जो के की वैल्यू है, जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में के की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई, क्योंकि कांस्टेंट ऑलवेज सेम रिमेन सेम, इसीलिए तो उसका नाम कांस्टेंट है। ए की वैल्यू 3/8, बी की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, लगा दो। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2/8 इज इक्वल टू के की वैल्यू 24 बी क्यूब, क्योंकि बी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो 3 से कटेगा ये कितना, 8 बार। ठीक है, तो बी क्यूब इज इक्वल टू 64, बी की वैल्यू आ जाएगी √60, अंडर क्यूब रूट 64। ठीक है, दैट विल बी बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4 64, तो बाहर आ जाएगा इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4। क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस छोटी सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, अब इसको आप क्या ही रटोगे, मतलब इसका कोई शॉर्टकट, इसका कोई रटने वाला मेथड है ही नहीं। अगर आपको समझ में आती हैं चीजें, वेरिएशन समझ में आता है तो कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है बैंक का। ठीक है, बैंक पीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी ये स्क्वायर में आ जाता है, कभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाता है, तो यहाँ पे उन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो ये आपका बेसिक एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, विद फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास में होगा वो सिर्फ क्वेश्चन होंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी उठा लो, आपको रेशियो का कोई भी कंसेप्ट इससे बाहर नहीं मिलेगा, बस इतने ही कंसेप्ट आपको यूज करने हैं। अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई, तो रेशियो आपको आगे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, ठीक है, पीडीएफ में अभी डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है।